हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह। अपने हालांकि इस विषय पर जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि आरपीएससी का जो बदलता हुआ पैटर्न है, हमें पुस्तकें बदलनी है या पढ़ने का तरीका बदलना है या जिस कोचिंग संस्थान में हम जा रहे हैं वो बदलना है क्या, और स्टूडेंट्स इस पर डिसीजन नहीं ले पा रहे। मेरे पास काफ़ी दिनों से कॉल मैसेज आए हुए थे, सर हमें ऑथेंटिक ऑथेंटिक एक ये जो वर्ड है ना, ऑथेंटिक, ये बड़ा परेशान कर रहा है कि ऑथेंटिक बुक्स कौन सी है, ऑथेंटिक डेटा किसे माना जाए। आज इन सभी मुद्दों पर अपने चर्चा करेंगे। हालांकि हो सकता है मेरे से पूर्व आप लोगों ने इस पर वीडियोस देख ली होंगी, काफ़ी विद्वान साथियों ने बनाई, और मैं उससे हट के बातें करूंगा। मैं एक स्टूडेंट्स एज ए स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरा मेरा जो सिलेक्शन है 2015 की भर्ती में हुआ है, तो उसके बाद मैंने जो पेपर दिए मेरे क्लियर हुए, तो मैं पेपर हॉल में जो पेपर देता हूं, क्योंकि मैं इस चीज को अभी आप लोगों ने अभी फेस किया होगा। आरपीएससी ने 2015 की भर्ती में पहली बार स्कूल लेक्चरर में हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर पहली बार इतना टफ जो आया था, कथन कारण सत्य असत्य वाला पेपर आया था, अगर आपने देखा हो तो। और उसके बाद मेरा जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो क्लियर हुआ उसको आपने देखा होगा, तो कितना इतना ज़्यादा टफ, उसकी मेरिट इंटरव्यू कॉल 78 नंबर पर हुई है, और बड़े विद्वान लोगों ने 100 के आसपास मेरिट बताई थी, और मैं इंटरव्यू कॉल की, और मैंने ये कहा था मेरिट 75 से 80 के बीच में रहेगी, क्योंकि मैंने वो पेपर दिया था। लोगों ने उस पेपर को पेपर हॉल के बाहर जब उनके हाथों में उनके पास आया तब देखा था। मैं पेपर जब भी करता हूं, प्रश्न जब हल करता हूं, तो दिमाग में उसको सोचते समय क्या हमारे दिमाग में बात आई कि हमने वो उत्तर किया, वो चीजें मेरे पेपर अभी नहीं है यहाँ इस स्टूडियो में, जो घर में अपना सेटअप लगा हुआ है तो वहां पर है, मैं वहां वो चीजें लिखता हूं। फिर मेरे अनुभव स्टूडेंट्स के साथ मैं अपने अनुभव जो है वो शेयर करता हूं। अब इस पर अपने बात करते हैं कि क्या ये सब बदलने की जरूरत है। मैं ये कहूंगा नहीं। क्या आरपीएससी का जो पैटर्न आया उस पर अब बहुत सारे लोगों ने, हालांकि जब पॉलिटिकल साइंस का 6 तारीख को पेपर आया तो बहुत लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो 23 तारीख को पहला पेपर, फर्स्ट पेपर जो जीके का हुआ, उसमें भी मैंने जिनसे उम्मीद नहीं थी, बुद्धिजीवी जो लोग, उन्होंने कहा कि हाँ फर्स्ट ग्रेड बनने जा रहे हो, ऐसा पेपर होना चाहिए, ये सही है। तो मैं तो उसको भी नहीं सही मानता, क्योंकि आपके विषय का पेपर, मतलब आप विषय में कैसे हैं, विषय पढ़ाना है, ठीक है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट होने चाहिए हर विषय में, लेकिन थोड़ा सा एक दायरा उस तरह से होना चाहिए। आपको आरपीएससी को विषय के लेक्चरर चाहिए, न कि सभी विषयों के। तो वो थोड़ा सा, और जब पॉलिटिकल साइंस का पेपर देखते हैं तो फिर वो सभी को कहना पड़ गया कि नहीं ऐसा पेपर नहीं होना चाहिए। जब सीटें ही खाली रह जाएं तो वैकेंसी का क्या करना है। अपने आप में इसे बेरोजगारों के साथ धोखा माना जा सकता है। हाँ, स्टूडेंट्स की कमियों पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन भी परीक्षा का पैटर्न बदलना, ये कहा जा रहा है कि आरपीएससी की छवि मान लो खराब है, तो परीक्षा आरपीएससी ने क्या, इससे आरपीएससी की छवि सुधर जाएगी? सीटें खाली रह जाएंगी। हम लोग सिलेक्टेड हैं, मैं सिलेक्टेड हूं, मैं कहूं कि आपको ऐसे नहीं, ये तैयारी करनी चाहिए थी, उस पेपर में आपके इतने नंबर बन जाते। हाँ, मैं आपको आगामी अगर ऐसा पैटर्न आता है उस पे आपको बता सकता हूं कि हमें थोड़ा सा इस तरह से काम करना है। वहां मैं ये कहूं कि आपने ये नहीं किया, ये करना चाहिए था। जो हाँ 3-4 माह पढ़ के या 5 माह पढ़ के कोई स्टूडेंट्स अगर मलाल कर रहा है, रो रहे हैं कि हमारा पेपर सही नहीं हुआ, हमारे साथ धोखा हो गया, वो तो मैं उसको सही नहीं मानता। जो सालों सालों की मेहनत है, वो पहला पेपर पास न होने की वजह से सब्जेक्ट में उनके अच्छे नंबर हैं, वो रह जाते हैं, तो उनके लिए ये शब्द बहुत पिंच करता है। मैं अगर मोटिवेशन 2-4 स्टोरियां, कुछ शायरियां ले आऊं और मैं आपको कहूं कि आप दोबारा से फिर भर्तियां आएंगी, आती रहेंगी, करें, ये प्रैक्टिकली बात थोड़ी सी बहुत मुश्किल होती है। हालांकि करना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर बात करने से पहले हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, ये कि करंट अफेयर्स वगैरह, पीवाईक्यू वगैरह। अब देखो, हमारे पास पेपर आ गया। एक बात बता देता हूं मैं, फिर अपने इसको स्टार्ट करते हैं कि 23 वाले पेपर के बाद 26 के पेपर से पहले मैंने 10 मिनट की एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने स्टूडेंट से यह कहा था कि
भाई इससे पहले आपने जो तैयारी करनी थी वो कर ली। अब मैं जो आपको एडवाइस दूंगा वो ये एडवाइस दूंगा कि 26 तारीख को जो पेपर आपके पास आएगा आपने क्या रणनीति अपनानी है, किस रणनीति पे काम करना है। तो इस पर जब मैंने बात की थी तो उस समय एक बात मैंने एक कॉमन बात बच्चों को बताई थी। वो बात ये थी कि आपको क्या करना है, मान लो 1 नंबर प्रश्न से आप स्टार्ट करते हैं, 1 नंबर प्रश्न से आपने स्टार्ट किया, पहला प्रश्न जो भी आया उसमें ए बी सी डी ई 4-5 ऑप्शन जो भी हैं, मैंने ये कहा था कि 75 प्रश्न अगर आपके पास हैं तो आप क्या करें, पहले ये एडवाइस दी जाती थी कि आप पहला राउंड लगाएं आधे तक, फिर आप दूसरा राउंड लगा लें, तीसरा, इस तरह से लगाएं। तो मैंने कहा ये पैटर्न अब बदल गया है, तो आपने क्या करना है, 1 से लेकर 75 प्रश्न तक क्या करो, वो प्रश्न फास्ट पढ़ लो जिनका उत्तर 1 लाइन या 1 अक्षर वाला है। समझ गए कि प्रश्न पढ़ा और 1 फैक्ट 1 लाइन चुननी है। यानी कि आप कथन कारण सत्य असत्य वाले जो 2 सही हैं 1 सही है उन प्रश्नों को पढ़ो ही मत, क्योंकि अगर ऐसा पेपर देना है तो आरपीएससी को टाइम बढ़ाना पड़ेगा, है ना, टाइम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इतने टाइम में इस पेपर का टाइम मैनेज होना मैं मानता ही नहीं हूं कि हो सकता है, क्योंकि लेंथी प्रश्न एक पेज पे अब 2 ही प्रश्न आ रहे हैं तो इतना लेंथी है, पढ़ने में ही कितना समय लग जाता है। तो मैंने 26 वाले बच्चों को यह कहा था कि आप क्या करें, 1 से लेकर 75 तक पूरे पेपर में भले ही 25 हो या 30 हो, जो 1 लाइनर टाइप के प्रश्न है जिसके 1 ऑप्शन उत्तर बन रहा है वो सारे आप पढ़ दें। मान लो अगर वो 30 प्रश्न ऐसे होते हैं या 25 प्रश्न, 30 है तो आपके मान लो 20 ही सही हो रहे हैं, 22 सही हो रहे हैं, आप पहले क्या करो उनको भर दो। अब मैंने ये बताया था कि इसका फायदा क्या है, स्टूडेंट्स ने जिन्होंने इस चीज को फॉलो किया था तो उनको बेनिफिट जरूर मिला, प्रश्न उनके सही हो रहे थे, 35+ हुए भी हैं। अब उनको बेनिफिट ये था कि मान लो आपने 1 2 3 4 प्रश्न और 5 प्रश्न तक हम आए, पहले शुरू के 3 प्रश्न कथन कारण सत्य असत्य वाले आपने पढ़े जो बहुत ज्यादा समय भी लग गया और आप तीनों प्रश्नों में से 1 उत्तर पर पहुंचे भी नहीं किसी एक प्रश्न के। 4 नंबर प्रश्न अगर आसान भी आ गया, एग्जामिनर ने पूछ लिया आसान, चाहे वो फैक्ट दिए हुए हैं, कथन कारण में से आपने लाइनों में से चुनना है, उसने लाइनें देखकर एक लाइन में उसने राजस्थान पूर्वी देशांतर में आता है, उसने पश्चिमी शब्द लगा दिया, उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखकर उसने लिख दिया 826 की जगह 869 लिख दिया। हालांकि सामान्य बात है, बाहर आके लगती है सामान्य बात, लेकिन जब 4 प्रश्न टफ जो कि दिमाग का कचरा कर देते हैं, उसके बाद 5वें या चौथे प्रश्न पर जो आसान है उस पर जाते हैं, वो प्रश्न आधे से ज्यादा विद्यार्थी गलत कर देते हैं। कारण क्या है, ये प्रेशर हो जाता है 4-5 प्रश्नों का, इसने दिमाग को कर दिया बंद। अब ये हो गया कि इतना पढ़े, और ऐसा ज्यादातर किनके साथ होता है जो बहुत ज्यादा पढ़े हैं, कि मैं बताऊं जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, आप मानोगे नहीं, शुरू के 1 से लेकर 7 प्रश्न तक मेरे को आ ही नहीं रहे थे हिस्ट्री वाले पेपर में। और मैंने फिर थोड़ा बहुत चलो पानी पी के मैंने कहा भी इतनी मेहनत और शुरू वाले 7-8 प्रश्न नहीं आ रहे, तो वो एक दिमाग बंद कर देने वाली बात हो जाती है अपने आप में। मैं जितनी बातें करूंगा प्रैक्टिकली बातें करूंगा, कोई आपको ऐसा ज्ञान नहीं दे रहा कि आपने, हाँ किताबों पे बात करेंगे, पढ़ने के तरीके पे बात करेंगे। फिर मैंने ये बात है कि पेपर हॉल में जो प्रदर्शन, पेपर से पहले 2nd ग्रेड है 3rd ग्रेड है फिर भी बताया जाएगा, तो फिर वहां पर मैंने इतना ध्यान रखा कि मेरे को जो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। फिर 7 के बाद मैंने सोचा यहां से काम नहीं बन रहा, मैंने पीछे से पेपर को शुरू कर लिया, चलो उधर से स्टार्ट करते हैं। वो ठीक लगा मेरे पैटर्न कि पीछे से करते हैं, तो इधर वाले 75 या 150, मान लो सब्जेक्ट क्या है तो 150, पीछे से 150 नंबर प्रश्न होगा, तो 150 नंबर प्रश्न से करने लगेंगे 149 148 वहां से, तो बैक साइड से जब स्टार्ट करते हैं तो फिर वो हो गए, प्रश्न होने शुरू हो गए, थोड़ा हौसला बन गया। उसके बाद आपके पास 150 प्रश्न है, आप कहीं से भी लग जाओ, जरूरी थोड़ी है कि 1 नंबर आया और 1 से ही लगना है, नहीं आ रहे छोड़ दो, 10 छोड़ के आगे कहीं से भी आपको जो ठीक लगता है, कि मेरा अगर हिस्ट्री की बात करें एंशिएंट हिस्ट्री ठीक है या मॉडर्न ठीक है, जो आपको ठीक लगता है वो चूज कर ले। पर अब जो पैटर्न है उनमें आपको एक काम तो पक्का करना है कि जितने भी प्रश्न आपके सामने हैं, एक तो चलो ये हो गया कि कोई पार्ट आपको छोड़ना ही नहीं है, सभी पढ़ने हैं। ग्रेड 2 अभी आरपीएससी का जो होगा उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करूंगा मैं।
और सभी पार्ट तो चलो पढ़ने हैं, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरा क्या है कि जितने भी प्रश्न हैं उसमें वन लाइनर एक फैक्ट जिसका उत्तर बन रहा है सबसे पहले वो आपने करने हैं। अगर अब वो नहीं करते आप, क्रमानुसार लग जाएंगे 1 2, या तो शुरू से इधर से लगेंगे या बैक साइड से वहां से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी लग जाए तो आप सोचोगे कि क्रमानुसार ही करना है। कहां लिखा है कि क्रमानुसार ही चलो भाई? क्यों चलो? आप फर्स्ट, क्योंकि जो वन लाइनर डायरेक्ट आ रहे हैं ना तो उसको फर्स्ट पढ़ा जा सकता है। हाँ, तो जो दूसरे हैं अगर इतना ही टाइम रहता तो यही तरीका है। अब टू द पॉइंट अपने बात करते हैं कि किताबें बदलें, क्या बदला जाए कि जिंदगी बदल जाए, है ना? मसला ये है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस बात की कि जो पुस्तकें हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो आपके पास है, आप कहते हो कि नाथ की है, दीनवाल की गाइड है, जो गाइड है, लक्ष्य है, जो आपके पास गाइड है जी, हमें तो हम उन सर को फॉलो कर रहे हैं। अब मुझे ना एक ताजुब की बात, एक विडंबना, यूट्यूब पे आके ही यूट्यूब के नुकसान बताए जा रहे हैं। यूट्यूब पे पढ़ाने वाले लोग ये कह रहे हैं बहुत से यूट्यूबर की बैंड बज गई, छोड़ दो यूट्यूब को, कुछ नहीं मिलेगा इसमें से। ये सारी बातें बता के लास्ट में मेरे जैसा ये कह देगा भले मेरी क्लास भी मत देखो। तो फिर भी क्यों कह रहे हो? ना तो यूट्यूब बुरा है, ना गूगल बुरा है, ना आपके पास जो किताबें हैं वो बुरी है, कुछ भी नहीं बुरा। हमें अपना तरीका बदलना होगा, किताबें नहीं बदलनी। मैं एग्जाम्पल दूंगा, मेरे पास प्रश्न पड़े हैं, वो प्रश्नों के माध्यम से एग्जाम्पल दूंगा। अब अगर बात की जाए ऑथेंटिक बुक्स की, तो पॉलिटिकल वालों से ज्यादा ऑथेंटिक बुक्स तो किसी ने नहीं पढ़ी होगी ना। कितनी किताबें उन्होंने पढ़ी होगी ऑथेंटिक के नाम पे, जो फेमस जितने, चाहे लक्ष्मी नारायण सर हैं या किसी से भी आप लोगों ने पढ़ी, चाहे बाड़मेर वाले सर या कहीं से भी आपने पढ़ी, तो वहां ऑथेंटिक बुक्स पढ़ी। ऑथेंटिक बुक्स में भी कितना डेटा मिल गया उनको? गाइड वाला कोई ऐसे तो है नहीं कि उसके पास अपना डेटा पड़ा है उसमें, तो वो भी कहीं ना कहीं जो अच्छी अच्छी गाइडें हैं तो वो लोग कहीं से निकालते हैं। हाँ, ऑथेंटिक बुक्स आपका बेस बनाती है, जो फाउंडेशन है, जो बेस अच्छा होना चाहिए। 34 साल लग गए गवर्नमेंट को ये जानने में स्कूली शिक्षा में बच्चों का बेस खराब है। मैं कहता हूं स्कूली शिक्षा का ही क्यों, हमारे कंपटीशन लाइन के बच्चों का भी बेस खराब है। जब स्कूली शिक्षा में बेस नहीं बना तो कॉलेज में बेस कैसे बनेगा? वहां तो हम 1 वीक सीरीज वगैरह पढ़ते हैं और फिर हम दोष दे देते हैं कोचिंग वालों का, किताबें वालों का। मेरी कोई किताब नहीं है, मैं कहूं कि मैं हिस्ट्री का, मेरी किताब कोई किताब नहीं है। मैं कोचिंग की बात करूं, मेरा कोई कोचिंग कोर्स नहीं है। पर मैं कहता हूं कि किसी का सीधा ही ऐसे कह देना आपने इनका बंद हो गया दुकानदारी। देखो कौन सही करवा रहा है कौन नहीं, तरीका एक ही है। ये जो आरपीएससी ने पैटर्न दिया है ना, मैंने ये पैटर्न भाटिया आश्रम में 2017-18 में दे दिया था। भाटिया आश्रम में जब फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चला करती थी, जो बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुए थे, जिसमें हम 5-7 लोग जो टेस्ट बनाया करते थे, मैं उसी समय सत्य कथन कारण बनाया करता था। तब मेरा स्टूडेंट्स विरोध करते थे कि ऐसे थोड़ी प्रश्न आते हैं, क्योंकि वो मेरा खुद का नहीं, मुझे ये लगा कि यूपीएससी वाला पैटर्न धीरे धीरे आरपीएससी फॉलो करेगी। आरपीएससी ने एकदम से कर लिया, फर्स्ट पेपर में कर लिया। फर्स्ट पेपर हमारे समय भी 75 में से लोगों के 31-32 बड़ी मुश्किल से, कि चलो उस समय 40% का रूल नहीं था, लेकिन जिनके 31-32, मेरे भी फर्स्ट पेपर में 32-33 ही सही हुए थे। मैंने सभी पार्ट किए थे तो मेरे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे बन गए थे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीजें हैं कि हमें तरीका एक तो बदलना है। आप जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आप सिर्फ बड़ी बड़ी वीडियो देख के, कि एक तो कोचिंग के बारे में तैयार किया जाता है मटेरियल कि हमारे यहां बहुत सिलेक्शन है, मत देखो उन फोटोज को, मत देखो, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे अपने निःशुल्क क्लासें चली, रीट वाले बच्चों ने कहा कि सर आपने 1.5 महीने में जो करवाया हम तो निहाल हो गए, रीट पास हो गया। मैंने कहा नहीं, मैंने सीधा कहा आपको कि इन किताबों में से मैं पढ़ा रहा हूं, इनमें से वो रीट का पेपर बनेगा, फिक्स है, मैं ये पढ़ा रहा हूं, आप खुद भी पढ़ सकते हो, ना देखो, कोई दिक्कत नहीं। समय आपके पास कम है, वीडियो मत देखो। हाँ, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही बेसिक कमजोर है, मैं कह देता हूं चलो अपनी वीडियो देख लेना। मैंने ग्रेड फर्स्ट के लिए राजस्थान हिस्ट्री की भी वीडियो बनाई, लगभग प्रश्न वहां बच्चों को, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी और गाइडों, मैंने गाइडों की भी सहायता ली है। नाथ है, दीनवाल है, मैंने उनकी, पवन भवरिया सर की बुक है, या जो भी। हाँ, अब 100% पेपर नहीं मिल सकता कहीं से भी,
100% छोड़ो, आप गाइडों को दोष दे रहे हो। 100 में से हमें 40% चाहिए थे, वो नहीं मिले। क्या किसी भी गाइड में 40% से ऊपर तथ्य नहीं है क्या? सब में है। फिर इसका मतलब हमें अपना तरीका बदलना होगा। इस बात को एक्सेप्ट कर लो। एक जरूरत से ज्यादा उम्मीदें पालना भी ठीक नहीं रहता। आप अगर मैदान में आ गए हो तो आपको हार और जीत दोनों को एक्सेप्ट करना होगा। अब अगर मोटिवेशन की बात करें, लाखों लोगों ने फॉर्म भरा, 100 की संख्या में सीटें हैं, लाखों नहीं लगेंगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स वो देखे, ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे थे शुरू के, चलो 1 महीना पहले ग्रेड सेकंड से मूव करके फर्स्ट ग्रेड में आ गए, हमने पढ़ा सर और पेपर बुरा हुआ। मैं कहता हूं रो रहे हैं बच्चे कि सर खत्म ही हो गया, ऐसा थोड़ी था। फिर उनको कहा आपने तैयारी कौन सी की थी? आप ये देखो 11-12 सब्जेक्ट हैं जीके में ग्रेड फर्स्ट में, और बच्चे डरे हुए हैं ग्रेड सेकंड में जीके में अगर वैसा आ गया। क्यों वैसा आ गया? अब एक बात है छोटी सी, एक तो आपको 10-11 या जितने भी विषय हैं, एक तो ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपने। ग्रेड सेकंड में कितने सब्जेक्ट हैं जीके के लिए? राजस्थान है, वर्ड है, करंट अफेयर्स है और साइकोलॉजी है। लगभग 4 एक पार्ट में अपने अमूमन बांट सकते हैं उसको। और उसमें से 40 वाला मसला तो चिंता मत करो, इसमें मत जाओ। सेकंड ग्रेड के लिए इसको आप ये मानो कि ये 55-60% वाली संख्या है, क्योंकि 50% तो आपको नॉर्मल तथ्य मिलेंगे। लेकिन वहां मसला पास होने का नहीं है, वहां मेरिट चाहे पेपर टफ आए, टफ भी आए तो इसमें भी आप देखेंगे आपको 45% तथ्य तो मिल जाएंगे नॉर्मल। बच्चों ने घर पे आके देखा तो उनको लगा। अब वो पेपर में सही क्यों नहीं हुआ, मैंने आपको बता दिया कि आपका पेपर को करने का तरीका गलत है। आप जब ये है, मेरे साथ हुआ है, मैं अभी तक पेपर जितने भी दिए हैं मैं दे रहा हूं, तो ये नहीं है कि 5 प्रश्न मैं कहता हूं टफ आपने पढ़ लिए, 6 नंबर चाहे आसान है, वो गलत होने के 90% चांस हैं। आप क्यों मलाल कर रहे हो? आप घर आके देखोगे अल्लाह ये तो मेरा आता हुआ गलत हो गया, हो मैं तो यहां भरने लगी थी, मैं भरने लगा था। अरे नहीं, बहुत सारे बच्चों को जब ये कह दिया कि भाई प्रश्न पढ़ते ही जो दिमाग में आए, जैसे A B C D E, मैंने स्टूडेंट्स को एक तो पेपर को ये करने का और एक ये लगभग सभी विद्वान लोग बताते हैं कि प्रश्न पढ़ते आपके दिमाग में जो उत्तर आया, मान लो C नंबर आया, C के आगे हल्का सा डॉट लगा लो, और आप अभी निर्णय नहीं ले पा रहे, प्रश्न मान लो 5 नंबर है, इसके ऊपर राउंड लगा के आगे चले जाओ। जब आप सेकंड राउंड में आएंगे, सेकंड राउंड में ऐसे जो भी प्रश्न होंगे, आपने पढ़ते समय ये उत्तर सोचा था पहली दफा, लेकिन जब सेकंड टाइम करने आओगे ना, आपका दिमाग पूरा पेपर पढ़ चुका होता है और बाद में यहां आता है, वो कहेगा नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये है। भरते टाइम आप सी को नजरअंदाज करोगे। मैंने कहा था मत करना, मत करना। कारण क्या है, जब हम एक बार तो 5 पे आए हैं, फ्रेश माइंड है, पढ़ते दिमाग में आ गया, वो तुक्का नहीं है। आपने कहीं पढ़ा होगा करंट में तुक्के लगते हैं क्या? कभी नहीं लगते, क्योंकि वो चीजें आपने देख सुन नहीं रखी। ओल्ड जितना भी जीके है, चाहे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस भी अब इतनी टफ कर दी, वहां तुक्के का मतलब ही नहीं है। तुक्के नहीं है। अगर आपने साल एक तैयारी किया, 8-10 महीने साल तैयारी की है, और प्रश्न पढ़ते दिमाग में एक बार जो उत्तर आया आपका पढ़ा हुआ है, तुक्का नहीं है। तुक्का नहीं लगता। आपने बिना पढ़े पेपर दो, पता चल जाएगा। सेकंड ग्रेड वालों ने ग्रेड 1 का पेपर दिया, नहीं पास हुआ। तो ये मिस्टेक जो है इसको सुधारना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकली मैंने तो आजमाया हुआ है, आप आजमा के। अब देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा आपने टेस्टों से सीखा क्या। बहुत सारे सूरतगढ़ में, चाहे हमारे आश्रम की है, चाहे जो जितने भी चल रहे हैं संस्थान में टेस्ट सीरीज, मैंने बच्चों को यह कहा था, जितने भी, चाहे सूरतगढ़, जयपुर, जोधपुर, कहीं भी सीकर, जो भी, मैं स्टूडेंट्स को यही कह रहा था, ऑफलाइन टेस्ट देने जाएंगे बच्चे, वहां पर फिक्स पैटर्न होगा, या तो सीधे आए हुए प्रश्न उठा के कॉपी पेस्ट। बच्चों की किताब हाथ लग जाती है, हमारे सर यहां से पेपर बना रहे हैं, पढ़ के जाएंगे बढ़िया रट के, और ये देखो बोर्ड पे लिस्ट आ गई, इन्होंने टॉप किया, शाबाश बिटिया, शाबाश बेटे, चलो जी बेटे हो गए खुश। अरे मैं बताऊं, मैं जब तैयारी करता था ना, मैं टेस्ट देता था, मान लो
मान लो कि 50 पेज का काम है और 50 अंक आएंगे, 5 टॉपिक है, एक में से मान लो 10 प्रश्न है तो 50 प्रश्न हो गए। और मैं क्या करता था, आपकी एक और कमी, मैं 5 टॉपिक में से 2 या 3 ही पढ़ पाता था। मैंने 3 टॉपिक पढ़े, मतलब मैंने 30 प्रश्नों का काम पढ़ा। अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ये पैटर्न एक फॉलो करना कि 30 प्रश्न का आपसे अच्छे से ढंग से, एक तो डेली या दूसरे दिन वाली टेस्ट सीरीज मत दो, 3-4 दिन का गैप होना चाहिए, नहीं तो आप टेस्टों के लिए पढ़ने लग जाते हैं और 5-7 टॉपिक दिए होते हैं, ढंग से एक भी नहीं तैयार होता, हड़बड़ाहट में पढ़ते हो, भागा दौड़ी। आज कल जो टेस्ट होगा उसके लिए आज सुबह किताब छोड़ के गए हो, आज शाम तक पढ़े, कल टेस्ट है, कल सुबह तक किताब पढ़ते सीधे टेस्ट में गए, वहां तो बढ़िया आएगा ही आएगा। मेरे साथ जो गर्ल्स या बॉयज मैंने देखा है, ज्यादातर गर्ल्स, बुरा मत मानना, जो डेली वाली सीरीज में टॉपर में थी, वो बेचारी अभी तक तैयारी कर रही है। सच स्वीकार करो, मैंने 3 टॉपिक अगर पढ़ के जाता तो मैं ये देखता अपने में सुधार कैसे लाना है कि मैं 50 में से 30 प्रश्नों का मैटर पढ़ के गया हूं, मेरे आए 25, मैं भी 10 घंटे पढ़ के गया, 10-10 घंटे, लेकिन 50 में से 25 देखें तो आधे ही प्रश्न सही हुए। मेरे साथ वाले बड़े कहते कि यार तेरे तो 50-25 ही प्रश्न सही हुए, हम तो तेरे से कम ही पढ़े थे, फिर भी हमारे 35 सही हो गए। मैंने इंतजार किया 8-10 महीने, भाई जब तक पूरा सिलेबस होके पूरे सिलेबस के प्रश्न दूंगा ना, मैं पेपर दूंगा, तब मैं अपना मूल्यांकन करूंगा। एक बार मैंने देखना 30 में से 25 आए हैं, अच्छा वो 5 गलत क्यों हुए हैं, मैं ऊपर वाले 20 का नहीं सोचता था, अब वो 5 पे मैं काम करता। फिर मैं मान लो मेरे सप्ताह में 2 टेस्ट हैं, महीने में 4, 5 या 6 टेस्ट है, मैं एक टेस्ट स्किप करके पीछे वाले सारे पढ़ लेता। रिवीजन 15 दिन बाद 2 रिवीजन करो, आप आगे ही बढ़े जा रहे हो। मैंने टेस्ट शेड्यूल बनाया ग्रेड सेकंड का, ग्रेड सेकंड का पहला पेपर लगभग 600-700 बच्चों ने दिया था और आधे से ज्यादा ने ना ऑब्जेक्शन लगाया, सर ये तो पेपर ही सही नहीं है, ये प्रश्न ही सही नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है, गलत उत्तर है। और जब मैंने आप YouTube पे ना पेपर हल करवाया हुआ है ग्रेड सेकंड का जीके का, तो हल करवाया, उसके बाद अच्छा सर आरपीएससी ने अब लिया है ग्रेड सेकंड का, आप मेरा पहला पेपर देख लो। और उसमें मैंने कहा ये सत्य असत्य कथन कारण में से एक एक आंकड़ा, आरपीएससी की आप बात करते हो ना कि आरपीएससी ने भी सिर्फ फैक्ट बदले। मेरा पेपर बनाने का तरीका क्या रहता है, अब देखो आपको एक देता हूं, एक प्रश्न, एक लाइन देता हूं, उसने पूछ लिया राजस्थान का क्षेत्रफल 132,139, अब ये क्या है, वर्ग मील है, ठीक है, और 3,42,239 क्या है, किलोमीटर है। हम इस पर बहुत कम जाते हैं, हम जाते हैं इस पर। एग्जामिनर 4 लाइनें देगा, एक लाइन देगा राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग मील है, ठीक है जी, आप कहोगे यार तो सही है बात, अब तो मैंने लिख दिया, आपके दिमाग में आ गई, लेकिन वहां पेपर में जब उसने दे दिया ना कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग मील है, राजस्थान उत्तर से दक्षिण विस्तार 869, 826 जो भी वो देगा, दोनों के मध्य 43 देशांतरों का फर्क है, राजस्थान इतने पूर्वी देशांतर में, कुछ भी दे देगा वो। आपने पहली आप, क्योंकि हमारे दिमाग ने फैक्ट क्या पढ़ा हुआ है 3,42,239, हमारे दिमाग को ये आदत नहीं है कि यहां भी पक्का रटना है, किलोमीटर है, वर्ग मील है, आंकड़े जो दिए जाते हैं ना पैमाने वाले आंकड़े, उसके पीछे मीटर, किलोमीटर, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई जो भी दिया उसको अच्छे से पढ़ लो। हम यहां एक तो जल्दबाजी करते हैं, फैक्ट वही है। एग्जामिनर क्या करता है, 2 लाइनें देके वो मैं कह दूं कि वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है, मैंने नाम उठा दिया, मैंने लेटेस्ट कोई आयोग देखा उसमें वो डाल दिया और हैं। अब आपने दोनों पढ़े, दोनों आयोग पढ़ रखे हैं आपने, आपको लगेगा कि हाँ ये सही है, मतलब आयोग के अध्यक्ष यानी कि एग्जामिनर ने फैक्ट को चेंज किया है। करंट पे अभी बात करेंगे। तो इस तरह से अभी प्रश्नों को मैं प्रकृति बताता हूं, जैसे आप यहां हो, देखो हम पेपर हॉल में क्या जल्दबाजी करते हैं। ये एक प्रश्न दिखाता हूं आपको, आ जाओ, ये आ जाओ, चलो
यहां ये दिया हुआ है, देखो, खेलो इंडिया, हाँ भाई, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का प्रश्न अभी जो आरपीएससी में आया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां पर क्या लिखा उसने। अब बच्चे कहेंगे कि सर हमने तो टेस्टों में तो किसी के दिया हुआ नहीं था ऐसा कि इस तरह से आता है और हमने सीधा वो, हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे बनाते हैं, मेरे को ब्रह्मा जी ने सीधा आके थोड़ी बनाया, मैंने भी कोई यूपीएससी का और पैटर्न फॉलो ही किया होगा। ऊपर दिया कौन सा कथन सही नहीं है, बच्चों ने देखा, अच्छा बारे में निम्नलिखित में से कथन, ठीक है, कथन पूछा है, क्या पूछा है कथन में। कथन में पूछा है 4 कथन दे दिए और ये पूछा है सही विकल्प का चयन करो। लो, ऊपर सही नहीं है, भूल गए। अब जो पेपर आते हैं उसके प्रश्न की प्रकृति में 2 जगह चेंज होता है, ऊपर सही नहीं दिया हुआ है, अब नीचे आके वो पूछ रहा है कि जो सही नहीं है ना वो कौन सा विकल्प है। आपका दिमाग क्या कहेगा, अच्छा क्या पूछा है, सही विकल्प चुनो, आप सही वाले में चले जाओगे। समझ रहे हो ना। ये अब क्या है कि एक ही स्लाइड में आया नहीं, अगर प्रश्न ये जो आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न है वो है सीधा सीधा, कि यहां से जैसे 3 ऑप्शन हो गए और यहीं स्टार्ट हुआ, यहां लिखा होगा वो सही विकल्प का चयन करो, यहीं आ जाएगा सही विकल्प चुने, ठीक है। और ऊपर क्या है, सही नहीं है, आप मात खा गए। बहुत सारे बच्चे यहां मात खाते हैं। और अभी आपके पास समय है ना, समय होगा, जो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं आपको पेपर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी पेपर सॉल्यूशन की, नहीं तो आप ग्रेड 1 के टेस्ट सीरीज जो आपको देख लेना, आपको मिल जाएगी। अपना एसएस एजुकेशन का ऐप का लिंक डाला हुआ है इसमें, वहां जाके टेस्ट ये फ्री में ही है, ग्रेड 3 का भी आपको वहां, ग्रेड 2 का भी, तो आप जाके वहां देखो तो सही। मेरे साथ जितने सिलेक्टर साथी हैं, हम लोग हैं, हमने वीडियो में जितनी भी दी कि यूट्यूब पे सभी फ्री, मैं कहता हूं फ्री नहीं, आप कंटेंट को देख लो, ठीक लग रहा है पढ़ो। अभी बहुत सारे बच्चों ने ग्रेड 1 के बाद ग्रेड 2 के लिए जो हिस्ट्री की वीडियोस मैंने कॉमन करवाई थी अब देख रहे हैं। मुझे बच्चों की डिमांड थी कि पीवाईक्यू करवाओ, पीवाईक्यू का फायदा बताता हूं कैसे है, तब मैंने करवाई मैराथन क्लासें। और वो मैं किसी एक टॉपिक पर, मान लो मानसिंह पढ़ाऊंगा तो मैंने 1.5 घंटे में मानसिंह करवा, 1 घंटे में मानसिंह करवाया। बच्चे नहीं देखते, बच्चों को लगता है अच्छा फलां सर ने तो राजस्थान का पूरा राजवंश जो है 2 घंटे में करवा दिया। लो, नहीं, आपकी बुनियाद, ये फाउंडेशन, गवर्नमेंट को 34 साल लग गए ये जानने में कि बच्चों की नींव कमजोर है, बुनियाद कमजोर है। एफएलएन, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात जो की, आपको 1 ही साल में कैसे पता चल जाएगा भाई। तो आप कम से कम अपनी बुनियाद, अपनी नींव जो है वो मजबूत कर लें। कंसेप्चुअल चीजें, फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल, पहले सीधे फैक्ट आते थे, बीच में एक दौर आया कंसेप्ट आए, अब फैक्ट को बदला जाएगा कंसेप्ट के साथ। कंसेप्ट क्या है, 4 लाइनें देगा वो, ये कंसेप्चुअल है, आपको समझ होनी चाहिए। समझ किसकी, फैक्ट की। फैक्ट बदल रहा है वो कंसेप्ट में। अब किताबें नहीं बदलनी आपने, आपके पास जो भी है डेटा उसको अच्छे से रटो। प्रश्न आते हुए गलत हुए हैं आपके, इस बात को स्वीकार करो आप। ठीक है, आरपीएससी को ऐसा नहीं बनाना चाहिए, मान लिया, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, लेकिन क्या आपने जितना पढ़ा उतना प्रदर्शन करके आए? क्या आप नहीं करके आए? ये पेपर आपकी मानसिक मजबूती की परीक्षा थी। यूपीएससी में मानसिक मजबूती का टेस्ट होता है। टॉपर 50% के आसपास वाले टॉपर होते हैं यूपीएससी में, हमें पता है ना इस बात का, क्योंकि उनकी तैयारी इस कदर ही होती है कि हमें ऐसे पेपर से सामना करना है। आपने जिनसे टेस्ट सीरीज ली होगी तो वो टेस्ट सीरीज ऐसी ली होगी, बढ़िया बढ़िया। मेरी क्लास में आप देखना, मैं अगर 60 मिनट पढ़ाता हूं तो मैं वो लेक्चर में प्रयास करता हूं कि एक ही बात इधर उधर की ना करूं। आपको मीठी मीठी बातें चाहिए सर, मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट, सर आप लाइव आ जाओ, लाइव स्टार्ट होगा, बाद में स्क्रीन लगी हुई है, अच्छा बहुत बढ़िया भाई, हाँ जी अशपिंदर सिंह ये कह रहे हैं, हाँ जी राजेंद्र राम राम नमस्ते, और ठीक हो भाई, बहुत बढ़िया जी, हाँ जी चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मतलब 1 घंटे की क्लास में प्रश्न करवाए जा रहे हैं, उसमें आधा घंटा आपके कमेंट। और आप पता है, आप टीचर से, मेरे को बहुत सारे बच्चे, सर आपने नाम नहीं लिया,
अरे आपका नाम आरपीएससी में उस बोर्ड में करवा लो। जिन गुरुजनों के साथ जुड़े हुए हो आप प्रयास करो जो प्योर लाइव है उसमें मत जाओ। आपका ध्यान वहां लाइव में कमेंट चल रहे हैं, सर नमस्ते, गुरुजी प्रणाम, आपने मजा आ गया, हा गुरुजी छा गए, बहुत बढ़िया। क्यों कर रहे हो आप ऐसे? मत उलझो इन चीजों में। लाइव में आपको कमेंट करने हैं, ठीक है, अपनी बात रखनी है, आप एक आधी बात रख दो। आप इस चीज में मत जाओ कि कोई आपका नाम पढ़े और आपका नाम आए और आप कह दो हा गुरुजी द्रोणाचार्य जी से हमारा नाम आ गया, अर्जुन तो जो मत जाओ इस चीज में। इन चीजों से YouTube बुरी नहीं है, आपका यूज करने का तरीका बुरा है। आप भगत बन चुके हो। हमारे से जुड़े हुए स्टूडेंट मैं और सिमरन सर सीधा कहते हैं, आत्म दीपो भवै, आपके सिलेक्शन के लिए आप जिम्मेदार हैं, नहीं हुआ तो भी हमने सिलेक्शन की जिम्मेदारी नहीं ली। बुक पे लोग फोटो दे देते हैं कि हमारी बुक पढ़ के ये सिलेक्शन हुआ। लो कभी नहीं, एक ही स्टूडेंट्स का नहीं किया, क्योंकि मैं तो सीधा कहता हूं, चाहे मैंने निःशुल्क बैच भी हिस्ट्री का भी दिया था, ग्रेड 1 का भी दिया था, जो भी दिया था टेस्ट सीरीज का, तो सीधा ये कहा था सिलेक्शन होगा आप खुद जिम्मेदार होंगे, नहीं होगा तो भी। सिलेक्शन नहीं होने के बदले आप जिम्मेदार हैं, हो गया तो आप क्यों नहीं जिम्मेदार? आप हैं। हाँ, आपको किसी ने मार्गदर्शन दे दिया, ये अच्छी बात है। आप आत्मदीपो, जिस दिन आप ये पढ़ना सीख गए ना, मैंने ये कहा था आपको, भाई आपको कोई नहीं सिखाएगा कि पेपर को कैसे करना है, सिखाया क्या? बहुत सारे सर हमने वहां से कोर्स ले रखा था, अच्छा मैंने कहा सिलेबस में बिंदु क्या है सर? पता नहीं सर। इंडिया जी के आएगा क्या उसमें? 3rd ग्रेड सर, 2nd ग्रेड में इंडिया जी के है क्या? लो बोलो। आप ठीक है कोर्स लो, आप टेस्ट दो, कम से कम आप मूल्यांकन करो। अब लोग बदलेंगे टेस्ट सीरीज, आप हमारी टेस्ट सीरीज को देख लो, चाहे वो पंजाबी की टेस्ट सीरीज चल रही थी, चाहे जीके की चलाई, आप पेपरों की प्रकृति देख लो। आप 2015 के मेरे टेस्ट संतवीर सर टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां आप 2018 वाली भर्ती वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया था, उन प्रश्नों की प्रकृति देख लेना आप। तब भी मुझे ये सर ऐसे थोड़ी आता है पेपर, मैंने कहा इंतजार करो, अगर ऐसा आ गया ना भाई, आप चाकू और छुरियां लेके, पतली सी तलवार लेके मैदान में जा रहे हो, आपको जो आपका गुरु है, आपके द्रोणाचार्य, उन्होंने कहा या तो चाकू छुरी या तलवार, सामने वाले तोप लेके बैठे हैं, और आपको ये तो गुरुजी ने बताया नहीं। जंग के मैदान में जाओगे तो इसके लिए तैयार रहना, तोप भी चल सकती है, बंदूक भी, स्टैंड गन भी, 12 बोर भी, कुछ भी हो सकता है। मेरे जैसे देसी कट्टा लेके गया सामने वाले के पास, AK-47 है सामने वाला, यानी कि आरपीएससी। समझ रहे हो इस बात को? तो प्रश्नों की अब यहां ये नहीं है कि अब मैं कह रहा हूं कि हमने बहुत कुछ कर दिया, मैं कहूंगा हमारी टेस्ट सीरीज से कुछ ही नहीं आया, लेकिन हमने स्टूडेंट्स को इतना तैयार कर दिया था कि अगर ऐसा आता है तो आपको कैसे करना है। आप किसी की टेस्ट सीरीज दो, खुद का मूल्यांकन कर लिया करो कि आपने इतने प्रश्नों में से, अब टेस्ट देंगे ना सर 50 प्रश्न मत बनाओ सर, 100 दिया करो, लो ढंग के 10 कर लो, वो उससे पता चल जाता है पूरे सिलेबस में से। और दूसरी बात, आप जहां टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जो बुक्स पढ़ रहे हैं, आप अपना मूल्यांकन करें कि आज आपने 50 प्रश्न किए, 50 प्रश्न के लिए आपने पढ़ा, मान लो 1-2 टॉपिक छोड़ दिए, आपने 40 के लिए पढ़ा, 40 प्रश्न जहां आपने पढ़ा और पेपर में आपके सही हो रहे हैं या नहीं, कितने गलत हुए, अब उस पर दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ो, सही हो रहा है या नहीं। फिर बात आती है PYQ की। अब देखो एक और प्रश्नों की प्रकृति आगे मैं बताऊंगा किस तरह से एग्जामिनर चेंज करता है, इस पे भी बात करेंगे। और ऑथेंटिक करंट अफेयर्स के डेटा हम कहां से ले सकते हैं। अब ये बात आ गई कि क्या सिर्फ PYQ, लोग ना टारगेट करते हैं, अच्छे विद्वान जो फेमस यूट्यूबर, वो कहेंगे उनकी किताबों से कुछ ही नहीं आया, वो मैंने ये बताया कि हमारा तरीका ये था, हमारे में से कुछ ही नहीं आया, लो लेकिन तरीका आया सबकी किताबों से है, नहीं आया तो किसी की किताब से नहीं आया। लेकिन आप इस चीज में मत उलझो, क्योंकि यहां एक बहुत बड़ा जो सिस्टम चल रहा है, वहां क्या कि लोबियां बनी हुई हैं, 3 लोगों का एक ग्रुप होगा, 3 लोगों, उनको मजबूरी में ये चीजें करनी पड़ती है।
एक दूसरे के साथ खड़े रहना पड़ता है। पिसता कौन है? स्टूडेंट पिसते हैं। वो लोग आपको ये भी कहेंगे मत देखो, भले ही हमारी किताब को मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, क्योंकि करना पड़ता है। सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म पे करना पड़ेगा अगर बने रहना है। वो अपनी जगह गलत नहीं होंगे, लेकिन आपके पास बुद्धि तो है। शिक्षित होने का मतलब क्या है? इसका खुद यूज कर लो। किसी के भी भक्त मत बनो, सोच पर फुल स्टॉप मत लगाओ। हाँ, अब बात आएगी कि सर विश्वास तो करना पड़ेगा। जब आपने विश्वास कर लिया ना, तो एक विश्वास खुद पर भी कर लो। अपंग क्यों बन रहे हो? विकलांग, आपके हाथों में किताब है, मैटर है, इसको खपाओ ना। किस तरह से प्रश्न, एक एक लाइन में ये सोचो कि एग्जामिनर इसको पूछ सकता है। क्यों ये दौड़ खत्म कर दो पीछे पीछे भागने की कि उनको पढ़े उनको पढ़े। आप, मैं पहले क्या कि टेस्ट बना के फिर टेस्ट की व्याख्या करवाया करता था। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी नाराज, सर हमें उन उत्तर वो व्याख्या करवाया करो यूट्यूब पर। अरे मैं कहता हूं व्याख्या देखने में आपको कितना समय लगेगा। फिर मेरे एक और काम किया कि ज्यादा समय पेपर बनाने पे दे। विकास सर बनाते थे, हम बनाते थे। अब फिर वो जो बना रहा हूं पेपर, अभी लेटेस्ट जो बनाया, अभी जो अपलोड हुआ है कल ही, तो वो आप देखेंगे, आपको ये मिलेगा। आपको अब देख के लगेगा कि वैसा ही है, आप पहला पेपर देख लेना। अब बात आती है PYQ की। PYQ बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। क्यों है? अब देखो, ये भी मैं बात करता हूं। मैं कहता हूं लो, मैं आपको किसी एक टॉपिक के PYQ दे देता हूं। मैंने चैलेंज किया था कि छठी की NCERT पढ़ लो, मैं प्रश्न बनाऊंगा, आधे से ज्यादा सही नहीं होने दूंगा। ठीक है, होते भी नहीं थे। सिर्फ PYQ पढ़ के आप मेरे से चैलेंज, कोई भी बच्चा ले ले, चेकअप करना है अपना कि सर हम इतने लोग टेस्ट देने के लिए तैयार है, सिर्फ PYQ में से बना दो। और मैं कहता हूं ये जो 60% है ना, इससे आगे नहीं जाने दूंगा। एग्जामिनर ने 10 प्रश्न पूछे, सीधे 1 लाइनर, एक एक लाइन में जिसका उत्तर आ रहा है। कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि प्रश्न में भी फैक्ट है। एग्जामिनर अब क्या करता है, 4 प्रश्नों के उत्तरों को उठा के पूछ लेगा, निम्न में से असत्य है, वो यहां डाल देगा डेटा। हमें, आपको PYQ भी हल नहीं करने आते, ढंग से करो। बढ़िया पढ़ने का तरीका यह है, आपने एक टॉपिक पढ़ा, कोई भी एक टॉपिक, ज्योग्राफी का आपने या आर्ट एंड कल्चर का आपने आभूषण पढ़ा। हाँ, पढ़ाने वाले थोड़ा बढ़िया अंदाज में पढ़ा देते हैं, चीजें याद रखना आसान हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ट्रिक्स बताई हुई है। मैंने आभूषण की पंजाबी और बागड़ी हिंदी में, क्योंकि पंजाबी कल्चर से हूं तो पंजाबी मस्ट जरूरी हो जाती है। फिर बागड़ी वाला क्या गुरु जी माने की बता दो, तो बागड़ी में भी। अब वो लॉजिक से आपको याद रखना आसान हो गया। याद तो आपको ही रखना पड़ेगा ना, देर सवेर। बहुत सारी चीजें समय के साथ जुड़ जाती हैं, वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। सिर्फ मेरी ट्रिक पर बड़े रहो, आपको नए प्रश्न जो आए आपने उसमें ऐड करने पड़ेंगे आपको। PYQ 10 आपने पढ़े, अब ये सोचो कि एग्जामिनर इनको असत्य वाली लाइनों में डाल के अगर पूछ ले। अब एग्जामिनर ने एक प्रश्न पूछा, निम्न में से असत्य है, एक लाइन को उसने चेंज करके दे दिया, वो असत्य थी। अब आप ये देखो कि वो असत्य क्यों हुई, सत्य बात क्या है। उसने बहुत सारी लंबी कहानी पूछ रखी है प्रश्न में, जो फैक्ट दिया है उसको उठा लो, वो किस चीज, वो अपने आप में एक प्रश्न बनता है। प्रश्न ही अपने आप में एक उत्तर भी होता है, प्रश्न भी होता है। PYQ जरूर पढ़ो। आप क्या करो, फिर एक बात है, हाँ, अगर कोई के सिर्फ PYQ नहीं, अगर कोई, अब देखो वन लाइनर चीजें आप पढ़ लोगे। PYQ मतलब सीधे सीधे 1 लाइनर टाइप PYQ हो जाए, या 1 लाइनर कोई बुक हो जाए। कोई बुक की बात कर लो, 1 लाइनर बुक तो शायद ही कोई होती होगी तो मुझे ध्यान नहीं है, मान लो। PYQ अपने आप में एक 1 लाइनर डेटा है ना, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि सिर्फ 1 लाइनर पढ़ के आप कह दो पार पड़ेगी, मैं कहता हूं सिलेक्शन के आसपास ही नहीं रहोगे। 1 लाइनर का विरोध मैं 2018 से करने लगा हूं स्टूडेंट्स को, जो ऑफलाइन टेस्ट वगैरह जो देते थे अपनी। अब ये मत सोचना कि हम कोई कोचिंग वगैरह, अपना निःशुल्क ही रहा है जितना रहा है, ठीक है। तो मान लो 199 में अगर टेस्ट दे दो, टेस्ट में वो इधर उधर से ऐप का या जो सिस्टम है वो मैनेज करने के लिए सिर्फ वही है। उसमें भी आधे से ज्यादा स्टूडेंट कह देते हैं सर 199 नहीं दे सकते सर, प्लीज आप कूपन। मैं अभी भी कहता हूं टेस्ट देने हैं, अगर सच में आप इतने नहीं दे सकते ना, बता देना। आपको प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, संतवीर सर टेलीग्राम भी दिया है, ऐप वाला, ऐप में नंबर दिया होगा,
आपको क्या है, वहां आप कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे कि सर बात करनी है, वहां आपको एक अपने नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, मैं तो स्टूडेंट्स को कह देता हूं, अच्छा बुक्स की जो भी जरूरत है विद्यार्थी हित में कर रहे हैं और सच में कर रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं। अपने कोई भी ये नहीं है कि कोई किताब आ रही है, कोई अपनी कोचिंग चल रही है, कुछ भी नहीं है। चाहे तो सबके खिलाफ बोल सकते हैं, क्यों बोलना, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं और जितनी उनसे हो रही है वो कर रहे हैं। आप ना ये मत करो, बहुत सारे स्टूडेंट उनकी कोचिंग वालों की बैंड बज गई, गाइडों वालों की बैंड बज गई, अब आ गया मजा। क्यों भाई, जो सच में शिद्दत से बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके बारे में जरा सोच के देखो, जिन्होंने बामुश्किल बहुत ही पता नहीं कठिन परिस्थितियों में इधर उधर से पैसे मैनेज करके अपना 1 साल व्यतीत किया था कि सिलेक्शन होगा। ठीक है, गवर्नमेंट की कमियां रहती हैं, सीटें बढ़ानी चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, विरोध नहीं करना चाहिए, पर जो सच है वो कह देना चाहिए। सीटें बढ़ सकती थी, नहीं बढ़ाई। ज्यादा सीटों पर वैकेंसी आ सकती थी, नहीं आई। जो सिलेक्शन के पास जाके रह जाएंगे उनका क्या दोष है? आगे 1 साल उनकी परिस्थिति कैसी हो क्या पता, वो दोबारा से, मेरे लिए कहना आसान हो जाएगा, आप एक बार और करो, आगे 1 साल उनके लिए क्या पता कैसा होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास लाइफ में वो लास्ट ही अवसर था। तो यहां आरपीएससी की सरकारों की कमियां हैं, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं सीधे मोटिवेट कोड लेके आ जाऊं और कहूं कि आपको जंगे मैदान में उतरना होगा। मेरी स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं, आपको ये लगेगा कि सच में सर इतना स्ट्रगल नहीं किया होगा किसी ने। लेकिन स्ट्रगल जो है पर्दे के पीछे है, वो पर्दे के पीछे छुप जाता है स्ट्रगल, और फिर आदमी सामने वाला वो छप जाता है ना। तो ये चीजें अब आपको ये जरूर रखना है। दिशा 2020 का नया आएगा वर्जन, जो अभी 24वां संस्करण आया था, 25वें का इंतजार करना है। अगर पुराना पड़ा है आपके पास तो 25वें का इंतजार कर लो, अगर नहीं है तो 24वां संस्करण ले आओ। ठीक है, एक बात जीके के लिए सभी के आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, सबके आते हैं ये पार्ट। फिर बात आती है करंट अफेयर्स। अच्छी टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं, जो फेमस लोगों की चल रही है, जो भी आपको ठीक लगे। अपने वाला वहां आपको ऐप में जो लिंक दिया है आप जाके देख सकते हैं। बाकी गाइड जो मटेरियल आपके पास पड़ा है ना, उसी को पढ़ने का तरीका बदल लो। जब आप दोबारा से पढ़ोगे ना, आपको मिलेगा कि हाँ ये चीजें तो इसमें थी, मतलब समझदारी थी। देखो जैसे क्या, जैसे ये तो चलो ये वैसे आ गया साथ में फ्री में। गोविंद गुरु और उनके भक्त आंदोलन के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? अब 2 ही मिनट में मैंने गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत को क्लियर किया था कि गोविंद गुरु जो हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित हैं। गोविंद गुरु ने भीलों में समाज सुधार का काम किया है। मोतीलाल तेजावत महात्मा गांधी से प्रभावित हैं, उनसे प्रभावित होकर भीलों के लिए राजनीतिक जागृति का, आप बिंदुओं को, चीजों को समझें। एक बंदा है सामाजिक जागृति में काम कर रहा है, और एक बंदा है राजनीतिक जागृति। दोनों में बहुत फर्क है। सामाजिक, इसके साथ साथ धार्मिक लिया जा सकता है बिंदु, सामाजिक और धार्मिक। एक बंदा राजनीतिक जागृति के लिए काम कर रहा है। अब वो कौन है? मोतीलाल तेजावत। मोती महात्मा गांधी, एमके गांधी से प्रभावित है, और गोविंद गुरु जो हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित है। चीजें जुड़ी हुई है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी अपने आप में धार्मिक सुधार के लिए जो जो काम किए, और महात्मा गांधी ने राजनीतिक क्षेत्र में जो कार्य किए, मोतीलाल तेजावत उनसे प्रभावित थे। गोविंद गुरु 1913 में बड़ी घटना घट जाती है, और 1920 तक जो चीजें उनसे जुड़ी हुई कोई है या नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि महात्मा गांधी के समय मोतीलाल तेजावत काम कर रहे थे। अब आप ये कह दो कि सर 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंद गुरु ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, ऐसी तो सर किसी गाइड में तो लाइन है ही नहीं। होगी भी कहां से, होगी भी कहां से? मैंने टेस्ट सीरीज में मैं ऐसे बिगाड़ के देता हूं प्रश्न, मान लो जो भी। अब आपको ध्यान रखना है, पंचमहल में छोड़ो गोविंद गुरु को। आप ये देखो गोविंद गुरु से करवा क्या रहा है असहयोग आंदोलन। गोविंद गुरु असहयोग आंदोलन के समय क्या कर रहे थे? असहयोग आंदोलन के समय भीलों में काम कौन कर रहा था? मोतीलाल तेजावत। उसने क्या किया? उसने यहां मोतीलाल तेजावत को हटा के उसकी जगह रिप्लेस कर दिया गोविंद गुरु को, फैक्ट बदल दिए।
ऐसी चीजें जब भी होती हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं जैन और बौद्ध, मैं कहता हूं तुलनात्मक रूप से आप पढ़ो। जो करैक्टर तुलनात्मक रूप से पढ़े जा सकते हैं उनको वैसे पढ़ो, आप उस नजरिए से देखो। भीलों में दो लोग काम कर रहे हैं, गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत। फिर जितने भी कांड हैं, हत्याकांड हुए हैं, चाहे डावड़ा है, डाबी है, एक जैसे से नाम पढ़ते हैं। एक बूंदी में, एक आपको उधर मारवाड़ साइड में देखने को मिल जाता है। अब जितने भी किसान आंदोलन, मैंने किसान आंदोलन पढ़ाए थे तो उसमें बार बार यही कहा था कि आप ये देखो कौन सी घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है, आपको वो उठा के नॉर्मल सी घटना किसी और आंदोलन में डाल देगा। किसी घटना में कोई व्यक्ति अगर मारा गया, शहीद हुआ किसान, कोई बूंदी में मारा गया, मान लो एक नानक भील है और एक नानजी पटेल, ठाकरी पटेल है। नानक भील के साथ देवीलाल गुर्जर हैं, नानजी पटेल और ठाकरे, नानक नानजी एक जैसे नाम है, समझ रहे हो। एक बूंदी में है और एक बिजोलिया में है, दोनों बै से शुरू होते हैं। आपको लॉजिकली सेट करना पड़ेगा कि जैसे मैंने तो याद करवाया था, बूंदी नानक देव जी को चढ़ानी है, बूंदी नानक देव से देवीलाल गुर्जर दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो लॉजिकली चीजें भी आपको, ट्रिक का भी सहयोग लेना पड़ेगा, सीधी आप नहीं पढ़ सकते, लॉजिक लगा के याद करना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो है, फिर उसने सामान्य जो है उसने दे दिया कि अंतिम समय में गोविंद गुरु जो है कहां पर रहे थे, हर गाइड में दिया हुआ है गोविंद गुरु ने अपना अंतिम समय कहां बिताया। तो ये फैक्ट इस तरह से सत्यासत्य वाली चीजों में आप देख सकते हैं। अब बात आती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, एक प्रश्न आया था, करंट अफेयर्स पढ़ना कहां से है। करंट अफेयर्स आप, मैं तो ये कहूंगा वार्षिकांक वगैरह और 6 माही जो भी है आप वो देना बंद करें, पढ़ना बंद कर दें। वार्षिकांक और 6 माही जितनी भी है ना, आप उसको पढ़ना बंद कर दें। आप क्या पढ़ें, मंथली फैक्ट पढ़ें, क्रोनोलॉजी से पढ़ लो, ठीक है। 2 माह की चाहिए तो आप मूमल से पढ़ लो, जहां से भी। जैसे अब ग्रेड सेकंड वाले हैं वो कम से कम 5 महीने का जो है, उसमें भी जो पेपर से शुरू वाले 3 महीने जो हैं वो तो पक्का रट लो, जो भी एक्टिविटी हुई है, और 5-6 महीने तक का अच्छे से कर लो कवर। अब आपने साइट का कैसे फायदा लेना है, जैसे आप क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपके सामने खेलो इंडिया, यूथ गेम जो भी आए, ठीक है। आप ये देखो, अच्छा जिसके वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं ना, कोई भी गेम हुआ, राजस्थान का प्रदर्शन ही तो चेक करना है। आप उस गेम का नाम, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम, भाई ऑथेंटिक आंकड़ा है या नहीं, कैसे चेक होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम लगाया, रिजल्ट में आपके पास ऐसा आएगा फोन में, और फिर शो मोर लिखा होगा, कौन सी साइट का डेटा ऑथेंटिक है, जिसके पीछे government.in ये लिखा हुआ है। ये देखो, अगर आप देख रहे हो gov.in, इसका मतलब ये ऑथेंटिक साइट है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं, ये खुल जाने दो, ये वाला लोगो आ गया आपके सामने। तो जो पूछा था अभी प्रश्न, तो वो सीधा सीधा आपको, आप सर करंट कहां से पढ़े, मैं कहता हूं क्रोनोलॉजी ही पढ़ो आप। हाँ, क्रोनोलॉजी थोड़ी सी नीरस जरूर हो सकती है, नीचे वो आपको लैंग्वेज के लिए ऑप्शन मिल जाता है। क्रोनोलॉजी आपको थोड़ा सा बोर कर सकती है, ठीक है। ये थीम वगैरह और वो सारा आगे कर्मचारी, ये गेम्स वगैरह के बारे में दिया हुआ है अलग अलग, ऐसे करके अब जब आप खोलते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये मैप और भाग रहा है, अब ये सारे दिए हुए। अब इसमें एक ऑप्शन, जैसे ये प्रतियोगिता में हम जाते हैं, प्रतियोगिता के बारे में, अब इसमें रिकॉर्ड आ गया, जितने खेलो इंडिया के बारे में आपको रिकॉर्ड मिले। आपने, हमें तो राजस्थान का देखना कि राजस्थान वालों ने क्या रिकॉर्ड, जो भी इवेंट हो, आगे यही पढ़ना कि आगे जो 2-3 महीनों में कोई गेम हो रहा है ना, उस गेम के रिकॉर्ड में जाके अब आप ये देखो कि रिकॉर्ड में चले जाओ, जो गेम हुआ उसको लगाओ, नाम लिखो, फिर आप ये देखो कि उससे संबंधित कौन सी साइट है जिसके पीछे लिखा है gov.in, वो देखा आपने। अब आप रिकॉर्ड, ये दिया हुआ है, ये उड़ीसा का है, ये उड़ीसा का है, यहां देखो बताया हुआ है कि कौन कहां का है, किस गेम में है। जैसे ये महाराष्ट्र, ये लो हमारे हंसराज दायल, ये रहे आपके सामने, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 रिकॉर्ड, नाम हंसराज दायल, राजस्थान, ये एथलेटिक्स में है, ठीक है। डिस्कस थ्रो, उसने जो डेटा दिया था कि पहला दिया हंसराज दायल ने, डिस्कस थ्रो में विश्व रिकॉर्ड बनाया जो भी,
और उसकी थ्रो के ब्रैकेट में वेट लिखा हुआ था 1 kg। कितना है? 1.5 kg। ठीक है। बाद में दिया था कि उन्होंने 62 या 60 कितनी दूर तक फेंका और वो रिकॉर्ड दिया था, जबकि रिकॉर्ड कितना है? इतना। अब ये इतनी बातें दी गई है हंसराज जाहिल के बारे में। साइट में जाके कोई भी फेमस जिसने रिकॉर्ड बनाया ना, आप क्या करो, उस पूरे इवेंट का नाम लिख दो, gov.in जहां लिखा होगा उसको खोल के आप चेक करो कि उसका डेटा कहां दिया है। ये गवर्नमेंट की ऑथेंटिक साइट में डेटा है और करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला कोई भी शख्स आपको ये नहीं बताएगा। किसी ने बता दिया हो तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम। क्योंकि फिर मैं मान लो मैं ये बात बता दूं, मैं ये खुद पढ़ा रहा हूं और मैं यही बता दूं कि यहां से डेटा है आप पढ़ लेना, तो फिर मेरे से कौन पढ़ेगा? है ना, ये भी बात है। अब फिर बात आती है पुस्तकें जो आपके पास है वहीं पढ़ो। ज्योग्राफी के लिए राजस्थान वाली हरिमोहन सक्सेना जरूरी है, पढ़ो उसके आंकड़े। और मान लो जो राजस्थान हिस्ट्री कला संस्कृति की मान लो ऑथेंटिक बुक चलती है, मैं कहता हूं वो पढ़ लो। सिर्फ उससे काम नहीं बनता, उसमें डेटा कम है, उसमें डेटा कम है। ऑथेंटिक किताबें तो 5-7 पढ़ के भी एग्जामिनर ने बाहर जाना तो उससे बाहर चला जाएगा डेटा। और जो कुछ किताबें ऐसी, जैसे मान लो 2-3 मैंने गाइडों के नाम लेता हूं, मैंने खुद ने चेक किया है कि उन्होंने बहुत सारी ऑथेंटिक किताबों में से डेटा लिख के डाला हुआ है। तो हमें 100% तो चाहिए नहीं ना। तो मेरे पर्सनल विचार है, लोगों ने पेपर आते ही छोड़ दो, गाइडें फेंक दो, किसी का ही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो फिर खुद 10-15 किताबें ऑथेंटिक लाके उसमें से नोट्स बना के पढ़ सकते हो क्या? कितना ही समय लग जाएगा। हाँ, एक ऑथेंटिक किताब रखो, किसके लिए? जब वो आप किताब, ऑथेंटिक किताबों में फैक्ट कम होते हैं, वो समझने के लिए है। जो टॉपिक आप पढ़ो तो उसमें से आप फैक्ट पढ़ लो। मैं यहां लिस्ट ले आऊं, ये इससे बाहर नहीं। 2% मान लो मेरे पास तो ऑथेंटिक किताबें हिस्ट्री की खूब सारी पढ़ी है, और उसमें से ऐसा प्रश्न, अब उस एक बुक में से एक प्रश्न जो सबसे अलग है वो आ गया, मैं कहूं ये पढ़ लो, ऐसा नहीं है। समय को देखते हुए जो आपके पास गाइड है, उस गाइड में जो डेटा है क्या सारा आपके तैयार है क्या? खुद से ये सवाल करना। एक टॉपिक में जितनी बातें दी गई हैं क्या सारी तैयार हैं क्या? हमारे पैटर्न बिल्कुल खराब है। आरपीएससी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, समय ज्यादा देना चाहिए था। अब आरपीएससी को हम ये कह दें, हमें पहले बताना चाहिए था कि वो ऐसा पेपर पैटर्न बदलने वाली है। आरपीएससी ने ये तो बता दिया था जंग होगा, मतलब पेपर होगा। जंग कैसा होगा? शत्रु, अगर आरपीएससी आपकी दुश्मन है, शत्रु अगर ये बता दे कि मैं ये हथियार लेके आ रहा हूं, तो अगले वाला तो फिर बहुत तगड़ी तैयारी के साथ आ जाएगा। हाँ, आपको जो रण क्षेत्र के लिए तैयार कर रहा है, उसने अगर सभी तरह की तैयारी करवाई है, उसके मैटर में से आया नहीं आया वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपको दांव पेच सिखाए हैं उसने कि उस परिस्थिति में कैसे लड़ना है। यकीन मानिए, उस 75 प्रश्नों में से आप घर आके देख रहे होंगे, बहुत सारे तथ्य ऐसे थे जो आपको आ रहे थे, लेकिन आप नहीं कर पाए, क्योंकि आपको वो दांव पेच, आप उसको, उस लोड को आप अपने माइंड में ले ही नहीं पाए, उसको फेस नहीं कर पाए। आप अपनी मानसिक मजबूती की तैयारी कर लो, किताबें मत बदलो, जो है उसको पढ़ लो, क्योंकि वो आपकी पहले से पढ़ी हुई है, समझ रहे हो। और सेकंड ग्रेड के लिए और भी आप कला संस्कृति, साइकोलॉजी या राजस्थान हिस्ट्री की किताबें वो मैंने डाली हुई हैं, सभी वीडियोस अगर देखना चाहो आप देख सकते हो, अपनी किताबों से पढ़ना चाहो वहां से पढ़ सकते हो। हम कोई क्विज वगैरह भी निःशुल्क रहती है, पेपर अपना ऐप में जाके देखना देख सकते हो। किसी को और भी जरूरत है बुक से संबंधित और भी आप बता सकते हैं, जितना हुआ हम, हमारी टीम निःशुल्क जो आपकी मदद जो भी है, आपको बुक्स से संबंधित, टेस्ट सीरीज से संबंधित, आप कहीं और भी टेस्ट लेना चाहते हैं कि सर हमें थोड़ी सी ये मुश्किलात चल रही हैं, जितना हुआ हम सहयोग करेंगे। अपने ये सभी, उम्मीद है आप बातें समझ गए होंगे, अपने आप तरीके बदल के। और उसके बाद पेपर में बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो हाथ लगाने वाले नहीं होते, आप नेगेटिव में ज्यादा चले गए, समझ गए। तो ये सारी चीजें पेपर के लिए मैं आपको तैयार करता रहूंगा। अभी मेरा बस वो बार बार मैं वो कहता हूं कि इस इंटरव्यू है, उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ जाता है, या आपके टेस्ट वगैरह बनाने हैं, ड्यूटी पे भी जाना होता है। तो अभी उदयपुर RSCRT आपने जो पढ़ी है वहां ट्रेनिंग आ गई, थोड़ा सा चलता रहता है।
आप खुद काम करना सीखें, आपके पास जो गाइडें हैं उसमें खप जाओ, अपने आप को लगा दो, रजिस्टर रखो, लिख लिख के याद कर लो। नहीं, एक एक लाइन को, एक एक फैक्ट को कि इसी में से आना है, देखना, समझदारी चीजें। जब आप अपनी गाइड से ये चीज पढ़ लें कि गोविंद गुरु कौन है, मोतीलाल तेजावत ये किस क्षेत्र में लेके जा रहा है और ये किस क्षेत्र में आपकी गाइडों में दिया हुआ है, सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार, ये चीजें जब आप पक्की रट लोगे। कारण क्या है, गाइडों से पढ़ रहे हो आप एक दो बार, फिर उसके नोट्स ले लिए, उसके नोट्स ले लिए, बहुत सारा मटेरियल नहीं पढ़ना, काम का पढ़ लो, बहुत बार पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर हॉल में पेपर जो ओबीसी कैटेगरी या जनरल में है उनको रिस्क लेनी पड़ती है, लेकिन रिस्क हमेशा अपने विषय में लेनी चाहिए। जो कॉमन पेपर होता है उसमें सोच समझ के, जिसमें 10-12 सब्जेक्ट हो। जीके जो सेकंड ग्रेड का है उसमें तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा रिस्क वाला काम, ठीक है। तो बुक्स या सेकंड ग्रेड के लिए अलग से प्लानिंग, अगर कुछ आपको लगता है पूछना है आप कमेंट कर दें, तो मैं आपको मैसेज के माध्यम से, क्योंकि एक वीक तक मैं बाहर रहूंगा, तो मैसेज के माध्यम से जो भी चीज है मैं आपको बता दूंगा। और हेल्प से संबंधित जो भी हो, आप एक बार कुछ मत लिखना, ये बता देना कि सर बात करनी है, हेल्प लेनी है, तो वहां आपको जो है बता दिया जाएगा कि संपर्क किस तरह से आ सकता है, ठीक है। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। ठीक लगे विद्यार्थी हित में आगे बच्चों को शेयर कर देना, और डेटा अगर आपको पसंद आता है निःशुल्क वाला अपना, तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं, ठीक है। बने रहें अपनी तैयारी, अपने जोश के साथ। बिल्कुल, एक सब्र भी टूटा होगा, दिल भी टूटा होगा, सपने उम्मीदें भी टूटी होंगी, लेकिन बिखर के निखरना ही जिंदगी है। दोबारा से निखरिए, और एक बार फिर कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।